वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 14 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी पुरातत्वविदों ने हाल ही में पूर्वी एशिया में सबसे पुराने असली लकड़ी के फ्रेम की जो काठ होती है उसका विश्लेषण करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया है, जिससे पता चला है कि कैसे मंगोलियाई स्टेपी संस्कृतियों के उदय को घुड़सवारी प्रौद्योगिकियों में प्रगति में मदद मिली थी। रेडियो जो कार्बन डेटिंग है इसके बारे में देखते हैं। तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग का या कार्बन 14 डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि है जो लगभग 60,000 वर्ष पुराने कार्बन जो पदार्थ होते हैं उनकी आयु को सटीक से निर्धारण इसको कर सकता है। इसके द्वारा पहली बार 1940 के दशक के अंत में शिकागो विश्वविद्यालय में विलार्ड लिब्बी द्वारा विकसित की गई ये तकनीकी है। कार्बन 14 आइसोटोप कार्बन 14 कार्बन का एक रेडियो धर्मी आइसोटोप है। इसके क्षय पर आधारित होता है। इसका उपयोग ऐतिहासिक अध्ययन और वायुमंडलीय विज्ञान के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसी भी ऐसी वस्तु पर किया जा सकता है जो पहले जीवित थी, और इसमें जानवरों और जो हमारे पुरुष होते हैं उनका और पेड़ पौधे शामिल होते हैं। लेकिन इसमें कागज़ भी शामिल है जो नरकट से बना है, और जानवरों की खाल से बना चमड़ा लकड़ियों के जो घर बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं। इसका सबका इसके द्वारा मतलब जानकारी ली जा सकती है। ये काम कैसे करता है? तो ये नाइट्रोजन 14 जो नाइट्रोजन के 14 परमाणुओं पर कॉस्मिक किरण न्यूट्रॉन के प्रभाव से ऊपरी वायुमंडल में कार्बन 14 लगातार बन रहा है। ये हवा में तेजी से ऑक्सीकृत होकर कार्बन ऑक्साइड बनाता है और वैश्विक कार्बन चक्र में प्रवेश करता है। पौधे और जानवर अपने पूरे जीवन काल में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन 14 अपने ऊतकों जो में आत्मघात करते हैं। जब वे मर जाते हैं तो कार्बन 14 समय के साथ अन्य परमाणुओं में बदलना शुरू हो जाता है। वैज्ञानिक बचे हुए कार्बन 14 परमाणुओं की गिनती करके यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह जीव कितने समय से मृत है। कार्बन 14 का आधा जीवन लगभग 5,730 वर्ष। इसका मतलब है कि ये एक नमूने में आधे परमाणु इतने समय में अन्य परमाणुओं में बदल जाएंगे। इस प्रक्रिया को क्षय कहा जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है संविधान के अभी अनुच्छेद 356 के बारे में चर्चा में है, इसीलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 356 के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में माना है कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में जो आपातकालीन की घोषणा की जाती है और राष्ट्रपति की उसके बाद की कार्रवाइयों में उचित संबंध होना चाहिए। तो इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 में भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 93 पर आधारित है, मतलब उसके तहत ये लाया गया अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये दो प्रकार का होता है। यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होती है या अन्यथा आश्वस्त या संतुष्ट होते हैं तो ये राज्य की स्थिति ऐसी है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला सकती है। मतलब किसी राज्य की राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल रही है और जो संविधान के अनुसार जो होना चाहिए वैसे कार्य नहीं कर रही है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई राज्य उन मामलों पर संघ द्वारा दिए गए जो सभी दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है जिनके लिए ये सशक्त है और तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। सरल शब्दों में अगर इसको समझें तो राष्ट्रपति शासन तब होता है जब राज्य सरकार निलंबित हो जाती है और केंद्र सरकार सीधे राज्यपाल या केंद्रीय के रूप में नियुक्त कोई कार्यकाल के माध्यम से जो राज्य का प्रशासन चलाती है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसदीय मंजूरी आवश्यक होती है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को इसके जारी होने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुमोदन ये साधारण बहुमत से होता है। राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में 6 महीने की अवधि के लिए होता है और बाद में इसे 6 महीने में संसदीय मंजूरी के साथ 3 साल की अवधि के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। संविधान में 44वां संशोधन हुआ था ये 1978 में। ये 1 वर्ष की अवधि से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाने पर कुछ प्रतिबंध लाया गया था। इसके तहत इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल है। भारत में निर्वाचन आयोग प्रमाणित करता है कि राज्य में विधानसभा चुनाव कराने में कठिनाइयों के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रखना आवश्यक है।
राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या होता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल प्रशासन चलाता है और वह राज्य के प्रमुख सचिव और अन्य सलाहकार प्रशासकों की मदद लेता है, जिन्हें वह नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति के पास यह घोषित करने की शक्ति होती है कि वह राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जो राज्य विधानसभाओं को या तो निलंबित कर दिया जाएगा या भंग कर दिया जाता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य के प्रशासन के संबंध में अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन का निरसन तो ऐसी उद्घोषणा के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुवर्ती उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति शासन को किसी भी समय हटाया जा सकता है। निरसन की उद्घोषणा के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। जब मतलब समाप्त करना होता है तो संसद की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होता है। हमारा अगला आर्टिकल है वेब ब्राउज़र। जो एक सारे जो भी याहू है, क्रोम है और ये ओपेरा मिनी है, ये वेब ब्राउज़र कैसे काम करते हैं इसके बारे में तो आइए देख लेते हैं। वेब ब्राउज़र ये कोड को गतिशील वेब पेजों में अनुवादित करते हैं जो हमारे ऑनलाइन अनुभवों की रीढ़ बनते हैं। वेब ब्राउज़र के बारे में देख लेते हैं। तो वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है जिसका उपयोग लोग इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए करते हैं। यह एक प्रोग्राम है जो आपके डिवाइस पर चलता है। इसका उद्देश्य इंटरनेट से विभिन्न प्रारूपों की जानकारी प्राप्त करना और उसे डिवाइस पर दिखाना है। यह इसका उल्टा भी करता है, इसका इनपुट प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए एक क्लिक इसे कोड में अनुवाद करता है और इसे इंटरनेट पर किसी भी अन्य मशीन पर प्रसारित करता है। 1990 में अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा पेश की थी, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब के नाम दिया गया। आधुनिक वेब ब्राउज़र में कई मुख्य घटक होते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। अनुरोध और प्रतिक्रिया, तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। इसमें जब हम आपके ब्राउज़र में एड्रेस बार में किसी वेबसाइट का पता मतलब यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL के रूप में दर्ज करते हैं तो ब्राउज़र एक सर्वर को एक अनुरोध भेजता है और उस विशिष्ट वेब की सामग्री मांगता है जिसमें आप रुचि रखते हैं। यह अनुरोध सर्वर के एक नेटवर्क के माध्यम से यात्रा करता है। सर्वर तब तक पहुंचने पर अनुरोध प्राप्त होता है और संसाधित होता है। सर्वर तब वेब पेज बनाने के लिए आवश्यक जानकारी यानी डेटा युक्त एक प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। प्रतिक्रिया को डिकंस्ट्रक्ट करना, तो इसमें सर्वर से जो प्रतिक्रिया होती है उसको एक एकल इकाई नहीं है, इसके बजाय यह विभिन्न फाइलों का एक मिश्रण होता है। आमतौर पर इन फाइलों में जानकारी 3 भाषाओं में इनकोड की गई होती है। इनमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये यानी HTML ये एक वेब पेज का आर्किटेक्चरल जो ब्लूप्रिंट प्रदान करता है। और बास्केटिंग स्टाइल शीट्स यानी CSS ये जानकारी रंग योजनाओं, फॉन्ट रिक्ति और उसकी स्थिति जैसी विशेषताओं को नियंत्रित करके HTML संरचना में शैली और उनके सौंदर्य शास्त्र प्रदान करती है। CSS एक सुनिश्चित करता है कि वेब पेज अपनी विशिष्ट दृश्य पहचान में आ जाए। जावास्क्रिप्ट ये गतिशील इंजन है और जो वेब पेजों को इंटरैक्टिव और प्रतिक्रियाशील बनाता है। ये पॉप अप, फॉर्म, एनिमेशन, वास्तविक समय अपडेट जैसे कि इंटरैक्टिव तत्वों की अनुमति देता है, जिससे एक आकर्षक उपयोगकर्ता अनुभव करता है। रेडरिंग इससे संरचनात्मक व्यवस्था को समझने के लिए HTML को समझना, शैलीगत कुशलता के लिए CSS लागू करना और अंतर्क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए जावास्क्रिप्ट निष्पादित करना शामिल है। इसमें डेटा प्रबंधित करना, तो इसमें ब्राउज़र आपके डिजिटल फुटप्रिंट को कुशल संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए वे आपके ऑनलाइन अनुभव को बढ़ाने के लिए कुकीज़ और कैश के लिए उपकरण भी लागू करते हैं। कुकीज़ ये आपके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइटों द्वारा आपके कंप्यूटर पर संग्रहित डेटा के एक छोटे टुकड़े होते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की अभी एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 में गोल्डन ट्रायंगल की अफीम अर्थव्यवस्था में सतत वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये हमारे एशिया का मैप है। तो इसमें ये गोल्डन ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, इसमें ये म्यांमार और लाओस और थाईलैंड, वियतनाम, ये इस एरिया को और ये भारत को भी चपेट में लेते हैं, इसको कहा जाता है। और एक होता है गोल्डन क्रिसेंट, इसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के द्वारा जो अवैध मादक तस्करी की जाती है इसको गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं। तो मैप में देख लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं एक गोल्डन ट्रायंगल क्या है और गोल्डन क्रिसेंट क्या है। अब आइए हम देखते हैं।
तो यह रिपोर्ट दक्षिण पूर्व एशिया अफीम सर्वेक्षण 2023 की खेती उत्पादन और प्रभाव शीर्षक से जारी की गई है। यह रिपोर्ट दक्षिण पूर्व एशिया में अफीम पोस्ता की खेती का आकलन किया गया है। इसके तहत इसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और में जो गैर कानूनी रूप से अफीम का उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं उनको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। जैसा कि हमने देखा, इसमें जो म्यांमार, लाओस और वियतनाम, थाईलैंड में जो भी अवैध रूप से अफीम की खेती करते हैं उनको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। एक सरकार द्वारा खेती करवाई जाती है अफीम की, तो उसमें सरकार द्वारा इसमें अफीम करने वालों को सरकारी रूप से लाइसेंस लेना पड़ता है और उसमें जितनी भी होती है इसको देख रेख रहती है, पूरा उसका बायोडाटा रहता है मान लो, और उसके बाद में जो भी होता है उसको सरकार खरीद करती है, तो उसका मतलब वो ब्लैक नहीं बिक सकती, तभी इसका अवैध व्यापार नहीं होता है। अब इसी प्रकार ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से जो अफीम उत्पादन करते हैं उसको गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं। जैसा कि हमने इसमें देखा, इसमें मैप में ईरान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो इसको गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं, इसमें जो अवैध अफीम की खेती की जाती है उसको गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं। तो अब आइए देखते हैं रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु। तो इसमें म्यांमार अब दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। ऐसा अफगानिस्तान में अफीम के उत्पादन में कमी आने की वजह से हुआ है। तो ये म्यांमार में इस समय मिलिट्री रूल है, मतलब जुंटा का शासन है। तो अब जुंटा का शासन है तो इसलिए अभी इस समय अफीम की बहुत ज़्यादा मतलब तस्करी भी होती है और उसके जो अवैध उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। ये एक लक्षित आंकलन में सांगैंग क्षेत्र के बड़े पैमाने पर अफीम की खेती के संकेत मिले हैं। म्यांमार का सांगैंग क्षेत्र भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है, तो इसलिए इसको भारत को ही इसमें चिंता वाली बात है। मादक पदार्थों की तस्करी भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती किस तरह से है, तो वही देखते हैं। तो सीमा पार तस्करी, इसमें भारत मादक पदार्थों को मुख्यतः अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से तस्करी के जरिए लाया जाता है। संगठित अपराध और हिंसा, इसमें मादक पदार्थों की तस्करी प्रायः संगठित आपराधिक नेटवर्क जो करते हैं, ये नेटवर्क हिंसक गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, तो इसमें मादक पदार्थों में तस्करी द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले मार्गों का हथियारों की तस्करी आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग, इसके तहत मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन होता है उसको औपचारिक वित्तीय प्रणाली के माध्यम से लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। इससे अवैध आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंच सकता है। स्वास्थ्य देखभाल व्यय में वृद्धि होना, उसमें गैर कानूनी मादक पदार्थों से के सेवन से जो मतलब हेल्थ भी इशू होते हैं और उसकी देखभाल के लिए जो होने वाले खर्च होते हैं उनमें भी बढ़ोतरी होती है, इससे लोग गरीबी में चले जाते हैं। अब देख लेते हैं ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी UNODC के बारे में। तो इसका मतलब हेडक्वार्टर है ये वियना में है और इसकी UNODC की उत्पत्ति 1997 में हुई थी। ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। UNODC इसका कार्य वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठित अपराध होते हैं, भ्रष्टाचार, आतंकवाद संबंधी मुद्दों से निपटना है। इसके कार्य तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन आदि इसके तहत किया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने जो संकटग्रस्त प्रजातियों की एक अपडेटेड रेड लिस्ट जो अपडेट करके जारी की गई है उसके बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी अपडेटेड जो रेड लिस्ट की मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र देखते हैं। तो इसमें लगभग 44,000 प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा है। ये संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2000 अधिक है, मतलब पिछली बार की तुलना से 2000 मतलब अधिक हो गई है। ये सैगा ये हिरण की एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड और नियर थ्रेटेंड की श्रेणी में रखा गया है। हिरण की ये प्रजाति पिछले हिमयुग से अस्तित्व में है। ये इसमें ये तथ्य दर्ज किया गया है कि ताजे जल की 25% मछलियाँ के समक्ष विलुप्त होने का खतरा है। साथ ही ताजे जल की कम से कम 17% संकटग्रस्त मछली प्रजातियाँ जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रही हैं। इस संस्करण में पहली बार ताजे जल में जो पाई जाने वाली मछलियों का वैश्विक आकलन शामिल किया गया है। इस सूची में केरल की 4 ताजे पानी की भूमिगत जो मछली होती हैं, इसकी सतह के नीचे जल निकायों में पाई जाती हैं, इनको शामिल किया गया है। एंडेंजर्ड प्रजातियों में इसमें तो शाहजी कैटफिश, अब्दुल कलाम ब्लाइंड कैप कैटफिश, पैंजियो भुजिया तथा वनरेबल कॉलम शेकहेड है। अब रेड लिस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो यह विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ये सूची प्रजातियों के प्रसार क्षेत्र और उनकी आबादी, उनका जो पर्यावास होता है, पारिस्थितिकी उनका उपयोग, व्यापार जो उनके व्यापार के जो खतरे तथा संरक्षण प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
ये उन मुख्य प्रजातियों और पर्यावासों की पहचान करने में मदद करता है जिनके संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसकी श्रेणियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो जोखिम की घटना का क्रम इसमें, तो इसमें जो एक्सटेंडेड होते हैं और एक्सटिंक्ट, ये इन द वाइल्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वनरेबल, नियर थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न और अपर्याप्त डाटा में भी कुछ होते हैं जिनका कुछ पता नहीं होता है। इन प्रजातियों के समक्ष जोखिम से निर्धारित होने मतलब निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ मानदंड भी हैं। तो इसमें आबादी की कमी, मतलब जो आबादी की कमी के बारे में देखा जाता है, सीमित भौगोलिक सीमा देखी जाती है, छोटी और घटती आबादी देखी जाती है, बहुत छोटा और सीमित आवास के बारे में इसमें आकलन इसका किया जाता है, और जो भी विलुप्त होने के जोखिम होते हैं उनके मात्रात्मक जो भी विश्लेषण होता है उसका किया जाता है। अब देख लेते हैं ICN के बारे में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रगति जो संरक्षण संघ है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसकी उत्पत्ति 1948 में की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित निकाय नहीं है। ये एक NGO है, मतलब नॉन प्रॉफिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो ICN के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक सदस्यता आधारित संघ है। ये सरकार और नागरिक समाज संगठनों दोनों से मिलकर बना है। ये कार्य सार्वजनिक, निजी और गैर सरकारी संगठनों को ऐसे ज्ञान तथा साधन से लैस करता है जो मानव प्रगति, आर्थिक विकास तथा प्रकृति संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के एक शहर है ग्लैंड, उसमें है। हमारा अगला आर्टिकल है भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणीकरण योजना के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है। भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना ये देश के स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने हेतु डिजाइन की गई है। इसमें राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना स्वैच्छिक तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान करती है। इस योजना में वन प्रबंधन प्रमाणीकरण, वन प्रबंधन प्रमाणन से बाहर पेड़ और जो हिरासत प्रमाणीकरण की श्रृंखला इसमें शामिल होती है। ये विभिन्न संस्थाओं को बाजार प्रोत्साहन प्रदान करती है और ये अपने संचालन में जिम्मेदार वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं का भी पालन करते हैं। इसमें शामिल पक्ष कौन कौन से हैं? तो इसमें राज्य वन विभाग, व्यक्तिगत जो किसान होते हैं वो, और कृषि वानिकी में लगे किसान उत्पादक संगठन, साथ ही मूल्य श्रृंखला के जो अन्य लकड़ी आधारित उद्योग होते हैं वो शामिल होते हैं। वन प्रबंधन प्रमाणन ये भारतीय वन प्रबंधन मानक पर आधारित है, जिसमें 8 मानदंड, 69 संकेतक और 254 सत्यापनकर्ता शामिल हैं। इस वर्ष की शुरुआत में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय कार्य योजना को 2023 का एक अभिन्न अंग है। इसकी देखरेख भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन परिषद के द्वारा की जाएगी, जो एक बहुहितधारक जो सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी। परिषद का प्रतिनिधित्व भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय गुणवत्ता परिषद और भारतीय वन प्रबंधन संस्था जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें कृषि, किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि और उद्योग, राज्य वन विभाग, वन विकास निगम, लकड़ी आधारित उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस योजना की संचालन एजेंसी के रूप में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल कार्य करेगा और ये समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड प्रमाणन निकायों को मान्यता देगा, जो स्वतंत्र ऑडिट करेगा और योजना के तहत निर्धारित मानकों पर विभिन्न संस्थाओं के पालन का आकलन करेगा। हमारा अगला आर्टिकल है बाबल मंदेव संधि के बारे में, जल संधि के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो ये बाबल मंदेव जल संधि ये अरब सागर से और लाल सागर को जोड़ने वाली एक मतलब स्टेट है। तो बाबल ये एरिया है पूरा, ये बाबल मंदेव जल संधि का एरिया पूरा है, इसमें दिखाया गया है। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो येमन के अभी हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी लाल सागर और बाबल मंदेव जल संधि में जहाज़ों को निशाना बनाया है, और यहाँ पर ये सोमालिया वाले क्षेत्र में अक्सर ऐसा होता रहता है। बाबल मंदेव जल संधि, तो ये उत्तर पूर्व, ये अरब के उत्तर पूर्व और अफ्रीका दक्षिण पश्चिम के बीच जल संधि को जो लाल सागर से जोड़ती है, इसके अदन की खाड़ी और हिंद महासागर जो दक्षिण पूर्व में से ये जोड़ता है। ये लाल सागर और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर और हिंद महासागर के बीच समुद्री व्यापार मार्ग में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लिंक को बनाता है। ये वैश्विक समुद्री वस्तुओं के परिवहन, विशेष रूप से कच्चे तेल और ईंधन के लिए दुनिया भर में महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। इसकी सीमा अरब जो प्रायद्वीप है और यमन और अफ्रीकी तट और जिबूती, इरिट्रिया से लगती है। लाल सागर के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच हिंद महासागर का एक आध्यात्मिक प्रवेश द्वार
अर्ध संलग्न मतलब है जो प्रवेश द्वार है। ये दुनिया का सबसे गर्म समुद्रों में से एक है। लाल सागर का उत्तरी भाग सिनाई प्रायद्वीप द्वारा अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी में विभाजित है, जहाँ इसे प्रसिद्ध स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जोड़ दिया गया है। इसके सीमावर्ती देश कौन से हैं? तो यमन और सऊदी अरब की सीमा पूर्व में लाल सागर से लगती है, और इसकी सीमा उत्तर और पश्चिम में मिस्र और पश्चिम में सूडान और इरिट्रिया और जिबूती से लगती है, जैसा इसमें दिखाया गया है। ये रेड सी है, और इसका सऊदी अरेबिया यमन से इसकी सीमा लगती है पूर्व में, और ये पश्चिम में इसकी सीमा इजिप्ट और सूडान इरिट्रिया और से जिबूती से लगती है, सोमालिया से सोमालिया से नहीं लगती, तो अरब सागर से लगती है, इससे जिबूती इरिट्रिया से लगती है। तो आइए अगला हम अपना आर्टिकल देखते हैं। तो हमारा अगला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्पष्ट किया है कि राज्य में जो आपातकाल की जो घोषणा और राष्ट्रपति के बाद कार्रवाइयाँ उचित संबंध होना चाहिए, दोनों मतलब। तो इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण करते हुए 370 को निरस्त करने के मामले में जो जुड़ी सुनवाई थी उसके दौरान ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई मामले में दिए गए जो फैसले को आधार बनाते हुए ये भी कहा है कि राज्य में जो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो न्यायालय को राज्य आपातकाल की अवधि के दौरान राष्ट्रपति द्वारा लिए गए हर निर्णय की समीक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में अंतरिम शासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो की गई अधिकतर कार्रवाइयों को नई गठित राज्य सरकार सत्ता में वापस आने पर उलट सकती है। आपात स्थिति के समाप्त हो जाने पर राज्य विधानमंडल की ओर से संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को बाद में राज्य विधानमंडल निरस्त कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, जब राष्ट्रपति अस्वस्थ हो जाए तो राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो वह संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत इसको राष्ट्रपति शासन लगा देता है। राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य का राज्यपाल या जो विधानमंडल के अलावा अन्य किसी राज्य प्राधिकारी की शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है और घोषणा करे कि राज्य विधानमंडल शक्तियों का उपयोग संसद द्वारा किया जाएगा। इसमें उद्घोषणा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक प्रावधान करें, जैसे कि राज्य निकायों के संबंधित कुछ प्रावधानों के प्रवर्तन उसको लागू करने के लिए निलंबित करना शामिल होता है। हालांकि ये शक्तियां स्वचालित रूप से लागू नहीं होती हैं, और साथ ही राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा जारी करने से पहले संघ द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्तियां होती हैं उनके दायरे को भी निर्धारित करना चाहिए। अब देख लेते हैं एसआर बोमई बनाम भारत संघ मामला जो 1994 में आया था, क्या था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने ये सर्वसम्मति से माना था कि अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होती है उसमें अवैधता, दुर्भावना, असंगत विचारों और शक्तियों के दुरुपयोग या धोखाधड़ी के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है। इस निर्णय के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसदीय अनुमोदन को भी अनिवार्य बना दिया था। ये संसद 2 महीने के भीतर उद्घोषणा को मंजूरी नहीं देती है तो बर्खास्त की गई सरकार को स्वतः सत्ता में लौट आएगी। हमारा अगला आर्टिकल है मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। तो अभी एक विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ है, उसके तभी ये इसके बारे में आया है आर्टिकल, तो देखते हैं इसे। इलेक्शन कमीशन जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमीशन, ये अन्य इलेक्शन कमीशन की सेवा शर्तों और कार्यालय जो उनकी कार्यकाल की अवधि होती है इसको विधेयक 2023 नाम दिया गया है। ये निर्वाचन आयोग जैसे कि निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कार्य संचालन अधिनियम 1991 की जगह लेगा। इस विधेयक में चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाने से जुड़े जो उपबंध किए गए हैं। ये विधेयक के मुख्य उपबंधों पर एक नज़र देखते हैं। तो इसकी नियुक्ति चीफ इलेक्शन कमीशन इसको इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये चयन समिति में जो सदस्य शामिल हैं उसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता इसमें शामिल होगा। तो इसमें एक खोज समिति, तो इसकी अध्यक्षता कानून मंत्री करेगा और ये समिति नामों की एक सूची चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के भत्ते तथा उनकी सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके न्यायाधीशों के भत्तों और सेवा शर्तों के समान ही होगी। पदमुक्ति तो चीफ इलेक्शन कमीशन हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही होगी। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन की सिफारिश के बिना इलेक्शन कमीशन को पद से नहीं हटाया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमीशन को संरक्षण, चीफ इलेक्शन कमीशन को द्वारा जो उनके कर्तव्यों को पालन के दौरान दिए गए आदेशों के आधार पर जो न्यायालय के और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता है। अब देख लेते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। तो भारतीय निर्वाचन आयोग
ये एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमीशन शामिल होते हैं। ये देश में राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव आयोजन के लिए उनकी देखरेख करता है। इसके कार्यों व शक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है, जो साथ ही लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी चुनाव आयोग के कुछ कार्यों व शक्तियों का भी उल्लेख करता है। हमारा अगला आर्टिकल है भारतीय जो दंड संहिता जो थी 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की जो धारा थी संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह के लिए 3 अभी विधेयक फिर से प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसके बारे में है, तो इसको देखते हैं। तो अभी नए जो मौजूदा कानून में विभाग संबंधित जो गृह मंत्रालय के संसदीय समिति की सिफारिशें शामिल हैं इसमें। तो नए विधेयक इधर दिए गए हैं, इधर मुख्य इसके संशोधन दिए गए हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। तो IPC की जगह जो भारतीय न्याय द्वितीय संहिता विधेयक 2023 लाया गया है, इसमें क्या क्या संशोधन है। तो इसमें अपराधों और उनके दंड संबंधित प्रावधानों को सुव्यवस्थित करेगा। ये छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा करने का प्रस्ताव किया गया है। और ये सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां या भारत की संप्रभुता या एकता व अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों में से एक नए अपराध के रूप में इसमें शामिल किया गया है। दूसरा, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा जो दूसरा लाया गया संहिता विधेयक 2023। तो इसके मुख्य संशोधन क्या किए गए हैं इसमें। तो इसमें छोटे और गंभीर मामलों के लिए समरी ट्रायल अनिवार्य कर दिया गया है। इस अपराध की जांच के लिए प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक साइंस उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में जांच, सुनवाई और निर्णय सुनाने के लिए विशिष्ट जो समय सीमा योजनाएं निर्धारित की गई हैं। सरकार पीड़ित को सुने बिना 7 साल की कैद या उससे अधिक सजा जो वाले केस को वापस नहीं ले सकेगी। जो मजिस्ट्रियल प्रणाली को भी सुव्यवस्थित इसमें किया जाएगा। दूसरा है IEA की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयक 2023 लाया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य माना जाएगा और मशीनी प्रक्रियाओं का मूल साक्ष्य में बनाई गई प्रतियों को शामिल करने के लिए द्वितीय साक्ष्य के दायरे का विस्तार भी किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की एक कृषि संगठन की एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में। तो इसमें FAO ने एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023 की स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स शीर्षक नाम से रिपोर्ट जारी करी गई है। तो इसको जो मुख्य इसकी बातें हैं इसको देखते हैं। तो 2021 में 74.1 भारतीय स्वास्थ्यप्रद आहार का जो खर्चा उठाने के लिए सक्षम नहीं थे, जो भारत की 16.6 आबादी अल्पोषित है मतलब। और देश में 5 साल से कम आयु के 31.7% बच्चे ठिगनेपन यानी स्टंटिंग और 18.7% बच्चे दुबलेपन यानी वेस्टिंग के से पीड़ित हैं। 2019 में देश के 15 से 49 वर्ष की आयु के 53% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित पाई गई हैं। हमारा अगला आर्टिकल है एंथ्रेक्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सूचित किया है कि पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के 5 देशों में एंथ्रेक्स रोग का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एंथ्रेक्स के बारे में, तो ये एंथ्रेक्स संक्रामक रोग है। ये बैसिलस एंथ्रेक्स नामक एक स्पोर बनाने वाले जीवाणु के कारण होता है। बैक्टीरियल स्पोर बैक्टीरिया का सबसे निष्क्रिय रूप है। इसमें शामिल सभी आनुवंशिक सामग्रियां होती हैं, लेकिन इसमें सक्रिय मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ये प्रभावी और इसका प्रभाव तो ये मवेशी, भेड़, बकरी जैसे पशुधन के साथ जंगली शाकाहारी जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। मनुष्यों में ये बीमारी संक्रमित जानवरों से संक्रमित पशु उत्पादों से फैल सकती है। पशुओं और मनुष्यों के लिए एंथ्रेक्स के खिलाफ टीके उपलब्ध हैं। जैविक हथियार, तो इसमें 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एंथ्रेक्स दूषित पत्रों, ये जो लेटर्स होते हैं, उनको 5 लोगों की मौत हो गई थी उससे, जिसमें 17 लोग उससे बीमार भी पड़े थे। हमारा अगला आर्टिकल है बायो कंप्यूटर के बारे में। तो देखते हैं। अभी शोधकर्ताओं ने एक हाइब्रिड बायो कंप्यूटर बनाया है जो आवाज़ पहचानने जैसे कार्यों को कर सकता है। प्रयोगशाला में विकसित मानव मस्तिष्क ऊतक को इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और इनके इनपुट आउटपुट उपकरणों से जोड़कर बायो कंप्यूटर बनाए जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस अनुसंधान का एक नया क्षेत्र है। इसका उद्देश्य बायो कंप्यूटर्स का निर्माण करना है। वैज्ञानिकों की जो उम्मीद है कि ये प्रौद्योगिकी मानव के मस्तिष्क की क्षमता का उपयोग कर सकेगी और साथ ही इसे मानव में संज्ञान लर्निंग तंत्रिका संबंधी अलग अलग विकारों के बारे में भी समझ को देने में बढ़ावा मिलेगा इससे। हमारा अगला आर्टिकल है इनेक्ट यानी
इन्हेंसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एक्सीलेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन साझेदारी, इनेक्ट साझेदारी के बारे में। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप तथा इसके नए 6 नए देश इनेक्ट साझेदारी में शामिल हुए हैं। इसमें इनेक्ट साझेदारी के बारे में देखते हैं। तो ये जर्मनी और मिस्र ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN के साथ मिलकर एक COP27 में इसको लॉन्च किया गया था। COP27 का आयोजन 2020 में मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। इसका उद्देश्य प्रकृति आधारित समाधान के लिए उसके समाधान के जरिए जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसके भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण से निपटने तथा जैव विविधता के नुकसान की भरपाई के लिए वैश्विक प्रयासों का समन्वय करना है। प्रकृति आधारित समाधान के अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं। इसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, सतत कृषि, वानिकी और मत्स्य प्रदूषण में कमी आदि को लाना इसके प्रमुख उद्देश्य इसमें हैं। हमारा अगला आर्टिकल है खान यूनिस शहर के बारे में। तो अभी हाल ही में हमास द्वारा बंधक बनाने की धमकी के बाद इजराइल ने खान यूनिस शहर पर बमबारी की है। तो ये शहर गाजा पट्टी के दक्षिण में अवस्थित है और गाजा पट्टी सिनाई प्रायद्वीप के निकट एक फिलिस्तीन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। ये शहर मामलुक युग का है और ये 1387 ईस्वी में शहर में केंद्र में बारबुक कैसल बनवाया गया था। ये जगह लीवांत में मिस्र और मिस्र के लीवांत जाने वाले व्यापारियों के लिए विश्राम स्थल हुआ करता था। इस तरह ये दक्षिणी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हमारा अगला आर्टिकल है अभी ये पा तोगन जेंग मिंजा संगमा को अभी श्रद्धांजलि दी गई है। तो ये गारो हिल्स के जो मेघालय में हैं उसके आदिवासी नेता थे। उनकी पुण्यतिथि पर ये इनका फोटो बनाया गया है और इनकी पुण्यतिथि पर इनको मतलब याद किया गया है, इनको श्रद्धांजलि दी गई है। तो इनके योगदान के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826। इसके बाद ये अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी पर कब्जा करने का निर्णय लिया था, उसमें उनका योगदान का रहा था। ये 1872 में अंग्रेजों ने इनको संपूर्ण गारो हिल्स पर कब्जा करने के लिए आक्रामक कदम उठाए थे। इसके खिलाफ संगमा ने अपने समुदाय के लोगों को पहाड़ी और मैदानी इलाकों में संगठित किया था। 1872 में उन्होंने रोंगरेनगिरी में ब्रिटिश सैनिकों पर हमला किया और ब्रिटिश सेना के सामने झुकने से इनकार कर दिया। तो इनके मूल्य में साहस, समावेशी नेतृत्व क्षमता, निस्वार्थ सेवा आदि इनके व्यक्तित्व से झलकती है। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।